तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे संवैधानिक विकास, विविध एवं विभिन्न आयोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की उपनिवेशी सरकार के अधिनियम को। सूची एक में क्या है? भारत की उपनिवेशी सरकार के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम है, और सूची दो में प्रावधान के साथ सुमेलित किए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे दिया चार्टर एक्ट 1813 में, तो इसमें क्या था? तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या था? तो भाई चाय और चीन के साथ व्यापार करने के अलावा सारा अधिकार ले लिया गया था, यही था ना? जी सर। तो भारत में कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1858 में क्या था? तो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब पीट्स इंडिया एक्ट में क्या रहता? कंपनी के निदेशक को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के कहा गया। एक ऑप्शन क्या था? इधर भी था ना एक ऑप्शन। एक ऑप्शन में आप देखोगे तो क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया। ठीक है, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे तो क्या था? प्रशासन के लिए था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो व्यापार के लिए था कि नहीं था? देखेंगे 1813 में क्या था? तो भारत में कंपनी का व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को बने रहने दिया। ठीक है, ये कब समाप्त होगा? ये आपका कब समाप्त होगा? तो 1833 में समाप्त होगा। ठीक है, अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की। कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और ठीक है दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। ठीक है, तो 1773 में आप देखोगे कंपनी क्या करती है? यहाँ पे सॉरी, ब्रिटिश सरकार क्या करती है? कंपनी को रेगुलेट करना चाहती है, कंपनी के लिए नियम बनाना चाहती है। यहाँ से केंद्रीयकरण का भी शुरुआत होता है। अब आता है 1858 में क्या था? तो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया। अब पीट्स इंडिया एक्ट में क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी था। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको मिलान ही करना है। ठीक है, क्या करना है? फिर से आपको मिलान करना, तो मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1909 का भारत शासन अधिनियम में क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। तो लॉर्ड मिंटो था वहां पे, वही था ना? 1935 में क्या था? तो 1935 में प्रांतीय स्वतंत्रता मिल जाती है, केंद्र में डायरेक्टली लागू होता, प्रांत को स्वतंत्रता मिल जाता है ना। और 1919 में क्या था? तो 1919 में द्विशासन मतलब डायरेक्टली सिस्टम का बात करेंगे तो यहाँ पे अनाउंस होता, लेकिन प्रांतों में लखनऊ समझौता की बात क्या करेंगे? तो 1916 में लखनऊ का समझौता हुआ। ध्यान में रखेंगे, वही था। यहाँ पे भी सोल्यूशन में वही लिखा होगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए भारत प्रशासन अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट सुधार के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां किसके पास थी? तो गवर्नर के पास ही थी। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, और 1919 में दो शासन पद्धति का आरंभ हुआ। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन नहीं, एक सदनीय सामाजिक विधान परिषद के स्थान पर इस एक्ट के अनुसार केंद्र में दुसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। एक सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन की बात करेंगे तो केंद्रीय विधानसभा था। ठीक है, अब फिर से आपको देखना है 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं ना? किधर मिलाना है? इधर मिलाना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो यहाँ पे क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था ना? बताइएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए क्या था? भारत प्रशासन अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ हो गया था। और तीसरा यहाँ पे देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में बात करेंगे तो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी प्रांतों में। ठीक है, बाकी भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे तो प्रदेशों में स्वतंत्रता के लिए प्रावधान था और केंद्र में द्वैध शासन था। ठीक है ना? इसको क्या करना था? मिला लेना था। ठीक है, 1773 के एक में आप देखोगे तो क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगर कभी आपसे पूछेगा फेडरल की पूछेगा तो फेडरल में क्या बताओगे? 1935 के एक्ट में 1937 में संघीय न्यायालय था, जिसको फेडरल कोर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है? तो एक सर्वोच्च न्यायालय, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया गया, यहाँ पे किया गया ना। अब भारत शासन अधिनियम 1919 की बात में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों में स्वतंत्रता के लिए भी क्या था? यहाँ पे प्रावधान था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं यहाँ पे 1909 में क्या था भाई? तो 1909 में आप देखोगे तो क्या था यहाँ पे? तो पार्लियामेंट सुधार 1909 में हुआ था। ठीक है, अब 1919 की बात करेंगे तो 19 में मांटेगू चेंसर सुधार था। 1935 में क्या था? तो 1935 की बात पे साइमन कमीशन रिपोर्ट पर संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश की गई थी।
अब यहाँ पे देखेंगे 1947 में बात करेंगे तो माउंट बेटन प्लान था 1947 में, था ना। तो बस उसी को जी मिलाना है। 1909 की बात करेंगे तो मार्लो मिंटो सुधार था, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से कीजिए। 1919 की बात में 1919 में क्या था, मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार था। और सुधार 1935 की बात करें, क्या था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर मतलब तैयार की गई थी। तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट देती है उसी पे 3 गोलमेज सम्मेलन आपको लंदन में बुलाया गया था। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन के परिणाम के अनुसार क्या निकलता है, 1935 का आपको एक निकल कर आता है। और इसको 1947 में क्या था, माउंटबेटन प्लान था, जिसमें भारत विभाजन की नींव रखी गई थी। अगर पूछेगा भारत विभाजन की नींव माउंटबेटन प्लान में था, या फिर अगर बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका यार, कैबिनेट मिशन में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा माउंटबेटन प्लान में थी, कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन को बोला गया था तो यथासंभव कोशिश करना है तो भारत को एकजुट रखना है, ठीक है। भारत विभाजन की बात कैबिनेट मिशन में नहीं थी, ठीक है। अब आते बटलर समिति की रिपोर्ट की बात करेंगे तो क्या था, तो बटलर समिति की बात क्या था, तो यहाँ पे ध्यान, भारतीय राज्यों को सर्वोच्च शक्ति, भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच में संबंध के लिए बटलर समिति बनी थी, ठीक है। मांटेगू हंटर जांच समिति के रिपोर्ट पे क्या था, जलियांवाला। हार्टोग समिति की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, हार्टोग समिति की बात करेंगे, क्या शिक्षा से संबंधित है, किधर है शिक्षा भाई, इधर हो जाएगा। अब मूडी मैन समिति की बात करेंगे तो मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट हो जाएगा। आई थिंक मूडी मैन, आई थिंक 1923 में आई थी सर, ठीक है। देख लीजिए, मुझे 1923 याद आ रहा है, क्या है मूडी मैन, मूडी मैन 1924 की है, मैं तो 23 पढ़ा था, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। लॉर्ड इरविन की बात करेंगे, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बटलर समिति, जिसका नाम था हरकोट बटलर, का गठन किया। 1927 में बटलर समिति के ही काम से ब्रिटिश एम्पायर और देशी रियासत के बीच में क्या करना चाहिए, संबंध को अच्छा करना है, क्योंकि 1935 के एक में क्या था, एक अखिल भारतीय संघ बनाना था, ठीक है। एक अखिल भारतीय संघ तभी बन सकता था जब उसमें देशी रियासत शामिल हो, इसीलिए बटलर समिति की गठन किया गया था, ताकि देशी रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच में क्या हो सके, संबंध अच्छे हो सके, ठीक है। मतलब शांतिपूर्ण संबंध की स्थापना करना था। और इसमें था, सिर्फ देशी रियासत को शामिल करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, मतलब वो अपने मन से शामिल होंगे, लेकिन देशी रियासत ने मतलब शामिल होने से क्या किया, इनकार कर दिया, ठीक है। अब बात है इरविन साहब, ठीक है। तो इरविन साहब के समय आप देखोगे तो एक हार्टोग समिति बनी थी 1929 में। भारतीय वैधानिक आयोग सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में शिक्षा की समिति पर अपनी रिपोर्ट देने और उसके विकास के सुझाव देने के लिए गठित किया गया हार्टोग कमेटी, ठीक है। तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में क्या बना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के तो हंटर आयोग बना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उस फिर से लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में अधिक अधिक थी द्वैध शासन प्रणाली के कार्यक्रम है, तो मूडीमैन समिति जो था उसका गठन किया गया था, ताकि द्वैध शासन प्रणाली डायरेक्टी सिस्टम जो है उस पर जांच करे वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अब बात है स्टर्ची आयोग की बात करेंगे। स्टर्ची किससे संबंधित है बताइए, हंटर किसने संबंधित है, हंटर, एक हंटर या फैमाइन से हो जाएगा, ठीक है। नील आयोग की बात करेंगे तो कृषि से हो जाएगा, ठीक है। हिटले आई थिंक स्टर्ची जो गलत लगा दिए हैं, अच्छा ये गलत हो गया, स्ट्रेची फेमाइन, स्टर्ची आपका फाइनेंस से हो जाएगा, स्टर्ची, ठीक है। हंटर हो जाएगा, किससे हो जाएगा, हंटर एजुकेशन से हो जाएगा, एजुकेशन से होगा, ठीक है। हिटले मजदूरी से, नील आयोग कृषि से लगा हुआ ही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टर्ची की बात करें लिटन के शासनकाल में आया था, ठीक है। और ये जो था हिटले की बात 1929 में इरविन के शासनकाल में, हंटर की बात करेंगे रिपन के शासनकाल में था, और नील की बात करें 1860 में जो था, ध्यान में इसको रखेंगे। तो इस समय तो कौन होगा, कैनिंग ही आपके रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। स्टर्ची की बात करेंगे तो लिटन से, हिटले की बात करेंगे श्रम से है, हंटर कमीशन की बात करेंगे शिक्षा से, और नील आयोग तो नील उगाने वाले अंग्रेजों के रैयतों के कृषि कार्य में हस्तक्षेप न करने की बात कही थी, ठीक है। क्योंकि आपको 1859 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था। बंगाल के किस जिला से नील विद्रोह शुरू हुआ था, क्या बताएंगे, बंगाल के कहाँ से शुरू हुआ था, नदिया से, ठीक है, कहाँ से, नदिया से शुरू हुआ था, ठीक है। आप देखिए आगे, निम्नलिखित आयोग को स्थापित करने का सही तिथि क्रम, मैकडोनल्ड कमीशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन की बात करें, पहला किसके समय में आता है, 1881 में, 1881 में, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल कमीशन, ठीक है। तो सबका तारीख याद करना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इंडस्ट्रियल कमीशन 1916 ईस्वी में, अच्छा वो कौन था ये, वो हम उसका लगा दिए, क्या बोलते, कारखाना अधिनियम लगा दिए, नहीं, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम था ना, वो दूसरा चीज है, ठीक है, ये नहीं है।
इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर लिया है आपका, क्या लिया है, 1 2 3। ठीक है, तो मैकडोनल्ड कमीशन की बात करेंगे तो ये आपका तो कर्जन के शासनकाल में आई थिंक था ये। ठीक है, मैकडोनल्ड जो था कर्जन के शासनकाल में बना था, अकाल के लिए बना था, 1900 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम औद्योगिक आयोग की बात करेंगे, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन की बात करेंगे तो 1916 होगा। ठीक है, और ध्यान रखें फर्स्ट फिजिकल कमीशन की बात करेंगे तो 1951 में हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और केसी नियोगी की बात करेंगे तो भारत के फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर भी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे, केसी नियोगी थे। और पहला वित्त आयोग का समय कब से होगा तो 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैकडोनाल्ड कब होगा तो 1900 के आसपास। ठीक है, ये कब था, 1916 था, 16 ही था ना, ये क्या था, 1951 था। ठीक है, इसको जरा आप लोग क्या करेंगे, सुधार लेंगे। चलिए, अगस्त ऑफर कब आया था, अगस्त ऑफर 1940 में, 40 में। ठीक है, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, द कैबिनेट मिशन की बात करेंगे 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, अब बेबल प्लान 1944 में। नहीं तो लगा लीजिए इसका क्या होगा। ठीक है, बेबल 5 में था, 4 में था, 5 1945 में। ठीक है, बेबल 45। ठीक है, अच्छा 45। शिमला ना 45 में हुआ था, बेबल को तो बेबल को ही शिमला वाला बोलते हैं। ठीक 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 ठीक, शिमला वाला जो हुआ था ना उसी को बेबल कहते हैं। कि अलग अलग है दोनों, नहीं एक ही है। ठीक है, नहीं एक ही बेबल को शिमला वाला बोलते हैं। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे 40 में है, क्रिप्स की बात करेंगे 42 में, बेबल आपका 45 में जाए, कैबिनेट मिशन की बात करेंगे ठीक है तो 1946 में होगा। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन बताइए क्या होगा, 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे कब था, 1928, अब बेबल प्लान की बात करेंगे 1945। ठीक है, ध्यान में रखना है, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को था, तारीख अभी पूछ देता है। ठीक है, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें, फिर से सेम क्वेश्चन है। सीआर फार्मूला बताइए कब का था सीआर फार्मूला, 44 ठीक है, सीआर फार्मूला 1944 में। ठीक है, अब बेबल की बात करें 1945 में, अगस्त की बात करें 1940 में। ठीक है, ये 1942 में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ, सर 1893 में सर विलियम बेडन बटर WS कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की। सर विलियम बेडन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो बोल रहा है 1893 में सर विलियम बेडनबर्ग तथा WS कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की। तो भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में सुधार हेतु अभियान करने के लिए, या फिर भारतीय स्वतंत्रता के ब्रिटिश संसद में चर्चा को सुगम बनाने के लिए, अब ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, तो सन 1893 में सर विलियम बेडनबर्ग तथा WS कैन ने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे तो ब्रिटेन का क्या होता है, लोअर हाउस है। ठीक है, निम्न सदन है। ठीक है, एक चीज जान लीजिएगा, हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री होते हैं कहाँ के होते हैं, वो लोकसभा से होते हैं कि राज्यसभा से होते हैं कि दोनों जगह से होते हैं। दोनों जगह से हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना तो केवल कॉमन्स का ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अमेरिका में कोई अगर राष्ट्रपति बनेगा ना तो किसी भी सदन का नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सदन का नहीं होगा। ठीक है, वहाँ का पहला कंडीशन है जो भी राष्ट्रपति या फिर कोई भी मिनिस्टर वगैरह बनता है तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। लेकिन हमारे और ब्रिटेन यहाँ क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्ट ऑफ सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या होता है तो भाई कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, किसी न किसी सदस्य होना चाहिए, किसी न किसी सदन का होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका में बस बाय बर्थ उसको सिटीजन होना चाहिए। इंडिया में प्रेसिडेंट होने के लिए बाय बर्थ या यहाँ पे बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नहीं है। मतलब यहाँ पे नागरिक होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। चलिए, जन्म से नागरिक का कोई ऐसा बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के क्षेत्रों का अधिकरण पर निषेध लगा दिया। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की।
तो सारे सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था, पता है आपको। इसमें क्या था? इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये 1773 और 1784 के बीच में एक और भी एक्ट आता है, उसको किस एक्ट के नाम से जानते हैं? 1700 अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि 1773 में कुछ खामियां थी, उसको ठीक करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है। फिर आता है 1784 का क्विट इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद अब देखो 1853 का जो एक्ट जो था ना, उसमें कहा गया था भाई साहब से मतलब जो भर्ती जो होगी ना कंपनी में, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। मतलब कंपनी जो है, मतलब जो आर्टिकल 15 में जो बातें कही गई ना, उसके आधार पे किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगी। मतलब भर्ती, मतलब उस समय आर्टिकल 15 नहीं था, लेकिन बेटा धर्म, जाति, रंग, रूप के हिसाब से कंपनी के प्रशासन में किसी भी व्यक्ति को भर्ती होने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें कहा गया था मतलब 1853 के बाद जो भर्तियां जो हुई, उसमें मतलब परीक्षा के माध्यम से होने गया। कंपनी के एक अधिकार को भर्ती में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मतलब 1813 के बाद कंपनी के पावर में कम होना शुरू हो गया था। 1813 में बोला था भाई साहब व्यापार का एक अधिकार समाप्त करेंगे, चाय और चीन के साथ छोड़कर। फिर मतलब 53 में बोला से तुम्हारा चाय और चीन के साथ भी तुम्हारा व्यापार करना खत्म होगा, तुम केवल ब्रिटेन के बिहाफ पे क्या करो, यहाँ पे प्रशासन करो। फिर 53 में बोला से नहीं, तुम जो नियुक्ति जो करते थे ना, मतलब कंपनी के जो निदेशक मंडल के द्वारा जो नियुक्ति होती थी सिविल सर्वेंट की, तो उन सबको बोला नहीं, ये तुम्हारा नहीं चलेगा, आपका तो नियुक्ति किसके माध्यम से होगा? मतलब परीक्षा के माध्यम से होगा, क्योंकि कंपनी के निदेशक जो थे वो करप्ट हो चुके थे, वो अपने लोगों को भर्ती करते थे, ठीक है। तो अगर पूछेगा कंपनी के पावर किसमें कम हुई, तो 13 के एक्ट में, 33 के एक्ट में, 53 के एक्ट में, सब एक्ट में कंपनी के प्रशासन को मतलब एक तरह से बहुत अधिक तक उनके कंट्रोल किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। 57 के बाद तो 58 में समाप्त ही कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1955 में किया गया, तो गलत है ना? कब किया गया? गलत है। 1951 में किया गया, ठीक है। हमारे भारत के संविधान में हुए पहले संशोधन के अनुसार 15, 19, 21 में कुछ परिवर्तन हुए, ठीक है। 31 में तो होता है 15, 19, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन सही लेगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, पहला संशोधन की बात करेंगे, क्या था? तो 1951 में किया गया। इसमें कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था? 9 शेड्यूल को शामिल किया गया था। और भारत के प्रथम संशोधन 15, 19, 21 का, ठीक है, 31 का, ठीक है। और 85, 87, 174, 176, 372, 370 को शामिल किया। अब 31 का क्या होता है, 31 का क्या होता है, ये मैं कभी बताऊंगा, ठीक है। एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? तो डीपीएसपी को प्रोटेक्ट करने की होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट के पावर को कम करता है, ठीक है। मैं बताऊंगा इस पे कभी, ठीक है। चलिए, तो अभी जो फंडामेंटल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ना डीपीएसपी को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को कम करता है, ठीक है। तो कभी हम लोग इस पे बात करेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट करेंगे, ठीक है। अभी जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना आपसे पढ़ाना है इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है ये है, ठीक है। मतलब गवर्नर जनरल, वायसराय से, कमीशन से प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका आज करने के बाद इस चैप्टर को करेंगे 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा 100%, क्योंकि बीपीएससी में से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। तो पहला बताइए, ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए कौन था संस्थापक? किसको बोलते हैं? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ठीक है, क्लाइव को बोलते थे। क्लाइव को क्या कहा जाता था? स्वर्ग से उत्पन्न, वेरी गुड, ठीक है। क्या बोलते थे? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहते थे। माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में कौन सी लड़ाई हुई थी? प्लासी की लड़ाई के बाद मतलब खुल गया था, ठीक है। और इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना लिया गया, वो राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोला जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। जानते हैं, ये मामूली एक क्लर्क के रूप में अपना जिंदगी शुरू करने आया था, ठीक है। एक क्लर्क के रूप में कासिम बाजार का क्लर्क नियुक्त होकर आया था, कि हेस्टिंग था वो, कि क्लाइव ही था? ये हेस्टिंग था, ये मद्रास में आया था। ये तो क्लाइव तो मद्रास में था, ठीक है। कासिम बाजार में हेस्टिंग से आया था, क्लर्क के रूप में जीवन शुरू करने आया था। बाद में जाके वो हेस्टिंग्स होगा तो फिर, ठीक है। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, क्या बताएंगे? अभी जसमन ने बोला, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो गलत है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, ठीक है। कौन थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल? कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। सेकंड वाला सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था तो जो बंगाल का जो गवर्नर होगा उसको बंगाल के गवर्नर जनरल कहेंगे। एट दैट टाइम बात करेंगे तो कौन थे? तो हेस्टिंग्स था, ठीक है। कौन था?
हेस्टिंग था, ठीक है। और उसके पार्षद में कौन था? फिलिप फ्रांसिस था, क्लेवेरिंग था, मानसन था और वॉलवेल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा संतुष्ट द्वैत शासन में क्या उपबंधी था, ठीक है। दंड न्याय नवाबी अधिकारियों के लिए छोड़ दिया गया, जबकि नागरिक और राजकोषीय मामले कंपनी के नियंत्रण में रहेंगे, ठीक है। कंपनी राजकोषीय मामलों को देखेगी और शेष सभी मामलों को भारतीय शासकों के द्वारा निपटाए जाएंगे, ठीक है। कंपनी एक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन प्रशासन के सभी मामले भारतीय शासकों के द्वारा निपटाए जाएंगे, या फिर भारतीय शासक मात्र के मुखिया होंगे, सभी शक्तियां कंपनी के प्रत्यक्ष व्यवहार में होगी तो नहीं। तो ये सेकंड वाला बी नंबर ऑप्शन सही है। कंपनी राजकोषीय मामलों को देखिए, मतलब रुपया पैसा किसके अधीन? कंपनी के अधीन। अब भारत बाकी जो जितना भी लफड़े वाले मामले होंगे ना भारतीय शासकों को देखा गया, इसको क्या बोलते हैं? द्वैत शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन की बात करेंगे तो शुरू होता है, कब होता है वो? बक्सर खलासी के बाद आप कब होता है? और जब क्लाइव के शासनकाल में हेस्टिंग्स आता है तो उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है, ठीक है। 1765 में बक्सर का युद्ध की बात करेंगे, 1764 में समाप्त होता है, 65 में इलाहाबाद की संधि होती है और 1765 में क्या होता है? द्वैत शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। दीवानी अधिकार को अपने पास रख लिया, ठीक है। द्वैत शासन के तहत कंपनी ने दीवानी अधिकार को अपने पास रख लिया और निजामत का दायित्व मतलब भारतीय शासकों को भी छोड़ दिया। दीवानी अधिकार के तहत कंपनी राजकोषीय मामलों की देखभाल करती थी, ठीक है। मतलब पैसे रुपए वाला मामला जो था, इनकम वाले था, वो कंपनी के अधीन में। जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ठीक है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी था, तो जो अंतिम है वही पहला है, ठीक है। बंगाल के बारे में बात हो रही है, भारत के बारे में नहीं हो रही है। अगर पूछेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल तो क्या बताओगे आप? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। अंतिम की बात करेंगे तो ध्यान में रखेगा, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? माउंटबेटन। कैनिंग, ठीक है। माउंटबेटन वायसराय था, ठीक है। क्या बताएंगे? कैनिंग बताएंगे, ठीक है। और कैनिंग अंतिम था, इसमें गलती, ये बहुत आसान है लेकिन गलती होती है। कैनिंग अंतिम था, प्रथम वायसराय भी था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, अब बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया तो क्या बताएंगे? तो क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया। अब बोले फिर वारेन हेस्टिंग्स, अभी वारेन हेस्टिंग्स को समाप्त करेगा कि शुरू करेगा? वो वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया था, शुरू नहीं किया था, ठीक है। ये 1765 से लेके, ठीक है, 72 तक क्या था? ये 65 लिखा था, 65 से लेके 72 तक डायरकी रहेगा बंगाल में। जब जब क्लाइव जब आएगा, ठीक है, सॉरी हेस्टिंग्स जब आएगा तो इसको समाप्त कर देगा, ठीक है। सब क्वेश्चन बीपीएससी का ही होगा, क्योंकि बीपीएससी में ही सबसे ज्यादा इस तरह का प्रश्न पूछा है। 1772 की हेस्टिंग्स योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत होगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो आपको बताना है देशीय निर्धारक जो हिंदू तथा इस्लामिक विधियों में कुशल थे न्यायाधीश की सहायता करते थे, ठीक है। मतलब काजी हो गए या फिर मतलब जो हिंदू विधि को जानने वाले थे वो लोग। सदर दीवानी अदालत मुख्यतः 10,000 मूल्य से अधिक के वाणिज्यिक मामलों के निपटाने के लिए थी। उसके बाद इन अदालतों में कोई विधायी प्रक्रिया संबंधी कानूनी सुधार नहीं लागू किया गया। इसके 1 और 2 की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे जिले में 2 तरह के न्यायालय बनाए जाएंगे, ठीक है। एक था क्या? दीवानी अदालत था, दूसरा था फौजदारी अदालत। तो फौजदारी मतलब क्या था? मारपीट वाला फौजदारी हो गया। एक दीवानी जो था सामान्य मामला, ठीक है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर वाला सब फौजदारी में क्रिमिनल कोड था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दूसरा जो था देशीय निर्धारक। देशीय निर्धारक में क्या हो जाएंगे? जो हिंदू तथा इस्लामिक विधियों के में कुशल थे उनको मतलब न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, इसमें भी दोनों के अलग अलग कानून थे ना। मतलब हिंदू का जो विधि जो था, जैसे किसी यहाँ पे समझा देता, हिंदुओं पर हिंदू विधि लागू होती थी या मुसलमानों पर मुसलमान की विधि लागू होते थे, ठीक है, मतलब मुस्लिम विधि लागू होते थे, समझ रहे हैं ना। इसलिए दोनों का अलग अलग था। लेकिन जैसे फौजदारी वाला में बात होता था ना, तो फौजदारी में मतलब क्या होता था? एक ही रूल लागू होता था, ठीक है। क्राइम कराए में हिंदू क्राइम करे, मुस्लिम क्राइम करे, क्या है? वही है, एक ही लागू होगा ना। लेकिन शादी के मामले, विवाह के मामले हिंदू में अलग हो सकता है, मुस्लिम में अलग हो सकता है। तलाक के मामले हिंदू में अलग हो सकता है, मुस्लिम में अलग हो सकता है। तो जो सजा जो सुनाई जाती थी या फिर जो नियम जो होते थे, तो हिंदू के लिए हिंदू लॉ होता था और मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ होता था। लेकिन जो फौजदारी मुकदमा जो था ना, फौजदारी मुकदमा, उसमें क्या होता था? सभी के लिए एक जैसा था। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी बात करेंगे, अभी भी फौजदारी मुकदमा एक ही जैसे है। लेकिन जहाँ पे यूसीसी लागू नहीं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हिंदू के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम के लिए अपना लॉ है। उसी समय से चली आ रही है, ठीक है।
तो वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल रूपरेखा पे आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी या एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। हिंदुओं पर हिंदू विधि, मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। यहाँ पे 500 रुपए तक के मुकदमे सुने जाते थे। इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत में अपील हो सकती थी, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के प्रधान तथा 2 अन्य सदस्य होते थे। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल ने अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा बंगाली भाषा का जानकार था? तो ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। हेस्टिंग जो था संस्कृत वगैरह भी जान लेता था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग को साहित्य में बहुत रुचि थी। प्राचीन विद्याओं तथा साहित्य का संरक्षण भी था। ठीक है, ध्यान में वो अरबी, फारसी, ठीक है, जानता था और बंगला भाषा भी बोल सकता था। उसने चार्ल्स विल्किंसन को गीता के अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। ध्यान रखिए, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा क्या चीज का? गीता का प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। ध्यान में रखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया? समाप्त कर दिया। रिंग फेंस की नीति का भी संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था। रिंग फेंस की नीति बताऊंगा। ठीक, क्या होता था जैसे देखेंगे, इसे मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसे यहाँ पे रिंग फेंस कैसे बताऊं, मान लो यहाँ पे ब्रिटिश इंपायर है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश इंपायर है, यहाँ पे मराठा है। ठीक है, यहाँ पे मराठा था, बीच में मान लीजिए कोई डी नाम का कोई स्टेट है। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करेगा? इससे दोस्ती कर लेगा, क्योंकि मराठा का ब्रिटिश से झगड़ा है ना, तो इससे दोस्ती कर लेगा ताकि मराठा से इनको डायरेक्ट ना उलझना पड़े। अगर मराठा अगर इनके ऊपर अटैक करेंगे तो ब्रिटिश का दोस्त कौन है? यहाँ पे इसका ब्रिटिश का दोस्त बना हुआ। तो मतलब रिंग ऑफ फेंस नीति के मतलब क्या था ना, तो 2 मजबूत राज्यों के बीच में बफर स्टेट बनाना था। क्या बनाना था? बफर स्टेट का निर्माण करना था। जैसे मराठा और ब्रिटिश इंपायर के बीच में बफर स्टेट कौन था? तो अवध की बात करेंगे तो मराठा और ब्रिटिश इंपायर के बीच में बफर स्टेट बनाता था। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रिंग ऑफ फेंस नीति की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। समझ रहा है ना? समझे? जैसे कि मान लीजिए सिंपल से, अगर आपका घर है ना, तो बगल में आपका पड़ोसी है, तो उससे अगर उसके बाद वाला पड़ोसी से आपका खराब संबंध है तो बगल वाले पड़ोसी से अच्छा संबंध बना के रखिए, ताकि जब उससे झगड़ा हो तो आपका बगल वाला क्या करे? आपको सपोर्ट करे। ठीक है, जस्ट लाइक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसी तरह जैसे टीपू सुल्तान के खिलाफ इसका हेल्प लिया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, मराठा का हेल्प लिया और निजाम का हेल्प लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते थे रिंग ऑफ फेंस नीति। तो ये इसमें बार बार चेंजिंग होते रहता था, लेकिन इस तरह का नीति ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा लागू करके अपने साम्राज्य को क्या किया? बचा के रखा। ठीक है, जिसके तहत राज्य की सुरक्षा के लिए अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट बनाने पर जोर दिया। कार्यालय समाप्त होने के बाद इस पर ब्रिटिश में, ठीक है, महाभियोग का मुकदमा चलाया। किसने इसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया था? उसका नाम क्या था? वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क। हाँ, ठीक है, वर्क या वर्क होगा। ठीक है, इसने मुकदमा चला, लेकिन कहते हैं ना, यहाँ से ना, जिस समय यहाँ से गया ना, तो ये बहुत धनवान हो चुका था, यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार, बहुत पैसे थे इसके बाद। तो कहता है मतलब काफी समय तक केस चला, बाद में सबको खरीद लिया उसने। ठीक है, मतलब इतने पैसे इसके पास हो चुके थे। ठीक है, ये अब आते हैं यहाँ पे बेसिकली देखेंगे। नंद कुमार का केस था उसके लिए, और हाँ, नंद कुमार एक ब्राह्मण था ना, उससे इसकी किसी ने कुछ बोला था, उसको फांसी की सजा इसने दिलवा दी थी। तो नंद कुमार एक ब्राह्मण था बंगाल का, उसको फांसी की सजा इसने दिलवा दी थी। और बंगाल के चढ़ा दिया था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, मतलब हाँ सर, ठगी किया है इस बात को लेकर। बंगाल के द्वैध शासन को निम्नलिखित में किसने समाप्त कर दिया? डायरकी को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, रिंग फेंस का संबंध किससे? तो बता ही देंगे, अभी जस्ट मैंने समझाया, तो वारेन हेस्टिंग्स से है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया? तो बता ही दोगे आप लोग, वारेन हेस्टिंग्स में। ठीक है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत की क्या लिखा? प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा का नाम से भी जाने जाती है। तो किसने? बेलेजली को बोलेंगे या फिर कॉर्नवालिस को बोलेंगे? सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस को, ठीक है, सिविल सेवा का जनक है। आधुनिक सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं आजाद भारत में? किसे कहते हैं आजाद भारत में? हाँ, सरदार वल्लभ पटेल को आधुनिक सिविल सेवा का जनक कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इस सेवा में 1853 प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी। यह प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में भारत में भी होने लगी थी। और परीक्षा पहली बार बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद, प्रयागराज में, भारत में और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा हुई थी। ठीक है, 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, तो पहले आईसीएस से ही बने थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे, जब असम के कलेक्टर थे तब उन्हें निलंबित करे। कलेक्टर तो नहीं थे भाई,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहां पे न्यायिक अधिकारी थे, ठीक है, कलेक्टर नहीं थे, ठीक है। तो उन्हें निलंबित कर दिया। किसे निलंबित कर दिया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। अरविंद घोष घुस तिवारी का परीक्षा पास नहीं कर सके थे, ठीक है। अरविंद घोष जो थे वो भी मतलब आईसीएस बन गए थे, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो भी आईसीएस बनता था उसको घुड़सवारी करना आना चाहिए था, और उनको लैटिन भी भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए था। समझ रहे हैं ना? अभी तो सोच रहे हैं ना 22 को 23 को भाषा आपको दिए हुआ है, किसी एक में परीक्षा लिख के पास हो जाते, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। घुड़सवारी आना चाहिए था, लैटिन भाषा आनी चाहिए था, ठीक है। और परीक्षा मतलब कहाँ पे होता था? लंदन में इंग्लैंड। होता था। सोच सकते थे 1863 में जहाज नहीं था। भारत में एरोप्लेन कब है? 1911 में आती है। लंदन जाने के लिए किसी भी स्पीड से जहाज से जाएंगे ना, पानी वाला जहाज से, तो 3 से 4 महीना तो कम से कम लगता ही था, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4, क्योंकि 11,000 किलोमीटर दूरी थी, ठीक है। उस पर से सोच एज लीजिए। कम कर दिया था, हाँ, 19 एज साल इतना कम था, मतलब काफी 19 साल 20 साल के यंग लड़के को चुना जाता था, समझ रहे हैं ना। और लंदन जाके परीक्षा देना मामूली, आज का बच्चा लोग मतलब एक शहर से दूसरा शहर जाता है परीक्षा देने, परेशान हो जाता है। अभी सोचे कितना दिन पहले घर से निकलना पड़ता होगा, 3 से 4 महीना पहले घर से निकलता पड़ता होगा परीक्षा देने के लिए, टाइम पे पहुंचने के लिए, ठीक है। रास्ते में रिवीजन हो जा रहा है। किताब उताब लेके आराम से जहाज पे बैठना है, आराम से सीट लगाते हुए चलना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए गांधी जी को देखते थे जहाजे पे वो हिंद स्वराज लिख दिए थे। गांधी जी हाँ जहाजे पे ना किताब लिख दिए थे, तो लोगों को हाँ। कुछ मिलता नहीं था, कितना समुद्र देखेगा, तो आराम से कलम कॉपी लेके बैठते थे, और शांत होता था, आराम से अपना लिखना वगैरह ये सब शुरू करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में रखना था। सबसे पहले आईसीएस की बात करें, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस से थोड़ा उम्र को लेकर मतलब कुछ दिक्कत हो गया था, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया था। फिर वह ज्वाइन होते, लेकिन फिर किसी मैटर को लेकर छोड़ देते, ठीक है। अरविंद घोष की बात करेंगे तो वो घुड़सवारी की परीक्षा नहीं पास कर सके थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी आईसीएस निकाले थे, कुछ दिन नौकरी किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो चारों लोगों से संबंधित जो फैक्ट है उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में लोकसभा आयोग की बात करें, उसके लिए ली कमीशन बनी थी, ठीक है। और ली कमीशन जो थी आई थिंक 1923 में बनी थी, 1926 में भारत में लोकसभा आयोग का स्थापना होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय लोकसभा का प्रवर्तन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में होता है, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1786 का एक्ट, ठीक है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, ये ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो वहां से वो हार गया था वो, ठीक है, लेकिन क्या था, आर्मी इन चीफ था, ठीक है, आर्मी बैकग्राउंड से था। तो भारत में जब आता है ना तो बोलता हम भारत का गवर्नर तो बनेंगे ही, लेकिन साथ में हमको क्या चाहिए, तो हमारा आर्मी भी हमारे कंट्रोल में ही रखो, ठीक है। तो कुछ गवर्नर भारत में ऐसे थे जो कि उसके समय आर्मी भी उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करती थी। शुरुआत इसी के समय से हुआ था, ठीक है। तो ये जो था वहां पे जो वहां के जो उपनिवेशी जो नेता जो थे उसका नेतृत्व वहां पे जॉर्ज वाशिंगटन कर रहा था, और यहाँ से क्या था, अमेरिका ब्रिटिश का नेतृत्व कौन? कॉर्नवालिस कर रहा था। तो वहां से ये हार गए थे, ठीक है। उसके बाद इनको भारत में गवर्नर बना के भेजा गया था, ठीक है। तो ये मुख्य सेनापति भी बने थे, इसी को लेकर थोड़ा विवाद हो गया था। तो पहले जो थे, जो कि मतलब गवर्नर जनरल के पद संभालने के साथ ये मुख्य सेनापति थे। कंडीशन यही था, सब भारत में जाएंगे तो भाई साहब हमको मुख्य सेनापति भी बनाओगे तब, क्योंककि शुरू से ये सेनापति ही था। तो 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। ब्रिटिश सरकार ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। भारत में गवर्नर जनरल का पद संभालने के पूर्व कॉर्नवालिस ने स्पष्ट कर दिया था कि इसको मुख्य सेनापति पद के साथ साथ परिषद के निर्णयों को रद्द करने का भी अधिकार मिले। कॉर्नवालिस के काल में 1789 ईस्वी में बंगाल में दासों को निर्यात पे रोक लगा दिया गया, ठीक है। मतलब दासों का निर्यात नहीं हो सकता था, खरीद बिक्री नहीं हो सकता था, ठीक है। कॉर्नवालिस का मानना था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई और उसे कहां पे दफना दिया गया? तो गाजीपुर में दफना दिया गया था, ठीक है। दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, अटलांटिक महासागर से व्यापार होता। जब यूरोप के इतिहास पढ़ेंगे ना, वहाँ पे दास के बारे में पढ़ना है कि लिस्बन एक जगह था पुर्तगाल का, वहाँ दासों के खरीद बिक्री के लिए जानी जाती थी। अमेरिका में जो गृह युद्ध होता लिंकन के शासनकाल में, तो दासों को लेकर ही हुआ था, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी राज्य के बीच में। और भारत में भी उसका असर आपको देखने को मिला था, लेकिन भारत में दास के व्यापार को बहुत जल्दी प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। हालांकि मुख्यतः एलिगिन के शासनकाल में दास के व्यापार को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन निर्यात पे बंगाल में 1789 में रोक लगा दी गई थी। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी? तो 1789 में, ठीक है। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी किसने कहा था? ध्यान रखें, कॉर्नवालिस ने कहा था। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश गाजीपुर में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र। देखिए भारत में किस किस वायसराय का मृत्यु है पता है? कॉर्नवालिस का मृत्यु भारत में हुआ था।
मेयो की हत्या भारत में कर दी गई थी, ठीक है। और किसका था? कर्नवालिस से मेयो है, और कौन है? एक और कोई है, शिमला में किसी का मौत हो गया था, भूल रहा हूं, लेकिन 3 का भारत में। एक तो मेयो की हत्या कर दी गई ठंडवानी यात्रा के दौरान, ठीक है, चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कर्नवालिस की मौत भारत में हुई थी। एक किसी का मौत शिमला में हुआ था, ठीक है, शिमला या कहीं पे, लेकिन शिमला में हुआ था, वो मृत पाया गया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सर जॉन सोर की नीति भारत में किस रूप से जानी जाती है? यानी अहस्तक्षेप की नीति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। क्या था ये? तो हस्तक्षेप न करने की नीति का उत्पत्ति का आधार पिट्स इंडिया एक्ट से प्राप्त था। उसकी एक धारा के अंतर्गत घोषित किया गया था, भारत में विजय और साम्राज्य विस्तार की योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करना इस राष्ट्र इंग्लैंड की इच्छा समान और नीति के विरुद्ध है, ठीक है। इस एक्ट के बनने के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर था, उसके पश्चात सर जॉन सोर प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसने मतलब क्या किया था वास्तव में, ठीक है, इस हस्तक्षेप न करने की नीति का पूर्ण पालन किया। उसने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों के पुराने मित्र हैदराबाद के निजाम को सहायता देने से इनकार कर दिया, ठीक है। राजपूत राज्यों से अंग्रेजी संरक्षण को हटा लिया और प्रयत्न किया कि अंग्रेजों को किसी भी भारतीय नरेश के पारस्परिक झगड़े में न फंसना पड़े। तो इसको बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति, मतलब तुम भी शासन करो, हम भी शासन करो, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सर जॉन सोर ने इसका पालन किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति से रेखांकित किया? तो क्या बताओगे? सर जॉन सोर, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च में एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो वो तो ठीक है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना, ये भी ठीक है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना नहीं, ये गलत है, ठीक है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता, मतलब ब्रिटिश परामाउंटेंसी को मतलब क्या करना, बना के रखना, तो ये भी ठीक है, ठीक है। देखिए, क्या होता है ना, सहायक संधि में कोई भी अगर देशी रियासत अगर सहायक संधि करता था, तो वहां पे एक ब्रिटिश सेना रखी जाती थी, ठीक है। और ब्रिटिश सेना रखी जाती, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश सेना तो ब्रिटिश के प्रति वफादार रहेगा, लेकिन उसको खर्चा कौन देगा, उसकी सैलरी कौन देगा? तो देशी रियासत जिनके साथ इन्होंने संधि किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, अपना एक आदमी को बैठा देते जिसको तथाकथित रेजिडेंट कहा जाता। क्या कहते थे? रेजिडेंट कहते थे। तो सारा महत्वपूर्ण निर्णय जो था वही लेता था। और शासक के साथ ही संधि किया जाता था, तो तुम किसी भी विदेशी शक्ति के साथ किसी प्रकार की संधि नहीं करोगे, तुम खुद से युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते हो, तुम किसी भी विदेशी व्यक्ति को नौकरी नहीं रख सकते, मतलब पूरी तरीके से उसके पावर को क्या किया जाता था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। इस प्रणाली की शुरुआत वेलेस्ली ने किया था। वेलेस्ली के शासनकाल भारत में 1798 से लेकर 1805 तक था, ठीक है। इससे कंपनी को भारतीय राज्यों के वे पर महान सेना मिल गई। अब क्या करें, कंपनी के पास सेना हो गया, पैसा कौन दे रहा है? कंपनी थोड़ी ना दे रही, कौन पैसा दे रहा है? तो पैसा तो भाई राजा दे रही जिसके यहाँ है। युद्ध का भार कंपनी के वित्तीय साधनों पे नहीं पड़ता था। अब युद्ध करने के लिए भाई वही सेना का प्रयोग होता था, कंपनी के फाइनेंस पूरा फ्री है। इस प्रणाली ने कंपनी को भारत में फ्रांसीसी चालों को विफल कर दिया, क्योंकि डेट टाइम नेपोलियन जो था 1804 में नेपोलियन सम्राट बनता है, 1815 तक नेपोलियन का तूती बोलती है पूरे यूरोप में, पूरा यूरोप इनसे परेशान होता था कि सारा यूरोप मिलकर इनको हरा नहीं पा रहा था। और नेपोलियन जो था भारत पे आक्रमण करने का प्लान बना लिया था, ये मिस्र होते हुए मतलब भारत के आसपास पहुंचने वाला था, ठीक है। और इसकी बात भारत में टीपू से भी होती थी, ठीक है। तो इनसे भी परेशान था, लग रहा था कि नेपोलियन भारत पे आक्रमण ना कर दे। और तीसरा रीजन जो था, चौथा, ठीक है, कंपनी को बहुत सा पूर्ण प्रभु सत्ता पूर्ण प्रदेश मिल गया और इसका साम्राज्य जो था सो फैल गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड वेलेस्ली का बोल रहे थे ना, लॉर्ड एल्गिन दफन है वहां पे, धर्मशाला। एल्गिन, हाँ धर्मशाला में, वही शिमला मुझे याद आ रहा था, हिमाचल तो याद है, धर्मशाला में है, ठीक है। हाँ एल्गिन है, वो मरा हुआ पाया गया था, वो अपने रूम अंदर मतलब कमरा में ही मरा हुआ पाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉर्ड वेलेस्ली एक सहायक संधि के निबंधन शर्तों में शामिल नहीं था? तो सहायक संधि के बारे में हम बात करें, ब्रिटिश अपने मित्रों की संरक्षा करेंगे, ठीक है। मित्र अन्य शासकों के साथ समझौता करने, युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था, तो ये नहीं था, ठीक है। मैंने अभी बोला ना, तो जिस भी राजा के साथ संधि कर सकता, तो न तो किसी दूसरे के साथ संधि करेगा और नहीं तो किसी के साथ युद्ध करेगा। मतलब ये सारा फैसला कौन लेगा? मतलब विदेश नीति, सिंपल सी बात करेंगे, विदेश नीति किसके अधीन आ जाएगी? तो ब्रिटिश के अधीन आ जाएगी। जिस राजा के साथ सहायक संधि किया जाएगा, तो विदेश नीति को लेकर क्या होगा, वो स्वतंत्र नहीं होगा। मतलब सिंपल बोल सकते हो आप, संप्रभु नहीं है, एक शब्द होता है ना संप्रभु, तो संप्रभु वो नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। देखेंगे, भारतीय राजा के दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखा जाता था, सारे महत्वपूर्ण फैसले वही लेते थे।
भारतीय राजा को अंग्रेजी कंपनी की अनुमति के बिना किसी देशी या विदेशी राज्य से समझौता युद्ध करने की छूट नहीं होगी। भारतीय राजा के राज्य में एक ब्रिटिश सैन्य दल रखा जाएगा जिसका खर्च राजा देगा, नियंत्रण कंपनी के पास होगा। समझ रहे हैं ना, पैसा राजा देगा लेकिन नियंत्रण कौन करेगा, कंपनी करेगी। ठीक है, अब क्या था, कंपनी राजा के प्रत्येक आक्रमण के समय रक्षा प्रदान करेगा। कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब आंतरिक मामलों में तो राज्य स्वतंत्र होगा लेकिन विदेश मामले में क्या होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। संधि के तहत संबंधी राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी विदेशी को राज्य की सेवाएं नियुक्त नहीं करेगा। मतलब किसी को राज्य के सेवा में नहीं नियुक्त कर सकता किसी भी विदेशी को। अब विदेशी कौन था, मेनली फ्रेंच के लेकर बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अभिकल्पित सहायक संधि के बारे में लिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो ब्रिटिश सत्ता के साथ सहायक मैत्री करने वाले राज्य क्षेत्र अपने आंतरिक तथा बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सत्ता के साथ सहायक मैत्री करने वाले राज्य क्षेत्र अपने आंतरिक तथा बाह्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। नहीं तो बाह्य संरक्षण तो भाई इसकी जिम्मेदारी नहीं थी ना, बाह्य संरक्षण के लिए कौन करेगा, मतलब बाहर से इनका हेल्प कौन करेगा। तो जिस राज्य के साथ संधि होगी वही इनको बाहर से हेल्प करेगा। आंतरिक बात करेंगे, इंटरनल मैटर जो था, बात करेंगे इंटरिंग, जो आंतरिक मामले जो था, इंटरनल मैटर जो था, उनके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल थे, इनको संभालना था। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन जो था उनको कौन देगी, ब्रिटिश इंपायर देगी। मान लीजिए हैदराबाद राज्य है। ठीक है, हैदराबाद निजाम ने क्या किया, इसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब निजाम के ऊपर जब मराठा का जब आक्रमण होगा, ठीक है, तो इनको कौन सपोर्ट करेगा, तो इनको ब्रिटिश सपोर्ट करेगा क्योंकि सहायक संधि के अधीन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है, एक्सटर्नल मैटर होगा क्योंकि बाहरी आक्रमण हो रहा है। लेकिन जो इंटरनल मैटर रहेगा, हैदराबाद राज्य के अंदर कौन शासक बनेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, नहीं होगा, ठीक है, प्रशासन किस प्रकार से चलेगी, वो रिस्पॉन्सिबल हैदराबाद राज्य का खुद होगा। मतलब विदेश नीति उनका क्या हो गया, गुलाम होगा। विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है उनका। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस चीज को नियंत्रित नहीं किया। तो अभी आप बता ही सकते हो ना, आंतरिक मामले में उनका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। क्या था, तो उनके राजस्व प्रशासन या फिर उनके आंतरिक मामला को ध्यान, उनकी सेना को तो किया, उनके विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंध किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन उनके राजस्व प्रशासन या फिर आंतरिक मामला में उनका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। इसको भी आपको ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जब लगे ज्यादा हो गया तो बताइएगा, छोड़ दूंगा। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। तो किसी बाहरी खतरे से संधिबद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार थे, बिल्कुल थे। ब्रिटिश का काम क्या था, भाई साहब, जिसके साथ तुम संधि करोगे उसका रक्षा करो। संबंधित राज्यों के ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होता था। भाई ऐसा तो नहीं था ना। ठीक है, सपोर्ट तो करती थी। सहायक संधि तो इसीलिए किया गया था कि ब्रिटिश शासन के सहयोग देगी ताकि किसी भी प्रकार के आंतरिक खतरों से मतलब उनको निपटा जाए। आंतरिक खतरे भी हो सकते हैं, मान लीजिए राजा है या कोई राजा के खिलाफ राज्य में विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हो गया तो क्या होगा, राजा के पास सैनिक होना चाहिए, लेकिन सैनिक किसके अधीन है, ब्रिटिश इंपायर का अधीन सैनिक है। विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, आंतरिक मामलों में भी विशेष कंडीशन में, विशेष परिस्थिति में हस्तक्षेप होता था। चाहे राज्य के खिलाफ विरोध हो जाए, विद्रोह हो जाए राजा के खिलाफ, तो ऐसे कंडीशन में ब्रिटिश सपोर्ट। वैसे ज्यादातर मामलों में, आंतरिक मामलों में जो थे वो स्वतंत्र होते थे, लेकिन सभी आंतरिक मामलों में अकेले राजा को नहीं निपटना पड़ता था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि सब्सिडी अलायंस के बारे में सही नहीं, यह वेलेस्ली के द्वारा निरूपित किया गया था। तो किसका था सहायक संधि, किसका था बताए, वेलेस्ली का था कि नहीं था। दूसरा ऑप्शन, ब्रिटिश सेना। ब्रिटिश सेना की बात करेंगे, समनुशंसी राज्य में नियुक्त की गई, मतलब ब्रिटिश आर्मी वाज पोस्टेड इन द सब्सिडरी स्टेट। ठीक है, ये इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज एडॉप्टेड हेयर टू ए सब्सिडी स्टेट, पर यह समनुशंसी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो इसमें से ये नुसुंगी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सब्सिडी स्टेट होता है। तो मतलब सब्सिडरी राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया गया था। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, कौन सही नहीं है, तो ये वाला आपका सही नहीं है, मतलब ये गलत है। बाकी ये और ये सारे के सारे सही, क्योंकि अभी गोद लेने वाली प्रथा कब आएगी, जब डलहौजी आएगा। तो एक और भी एक नीति आएगी, इसको बोले राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या बोलेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था ना, उसमें बोला गया तो राजा जो होगा ना, दत्तक पुत्र को जो गोद लेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मानता नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इसमें नहीं था, सब्सिडी अलायंस में नहीं था, किसमें था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में था। ठीक है, तो सब्सिडी अलायंस में एक तरह से राजा राज्य को पंगु बनाना था। ठीक है, लेकिन राज्य आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाके क्या किया, राज्यों को हड़पने की नीति शुरू कर दी। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीजों को। चलिए
सहायक मैत्री व्यवस्था, सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा अभिकल्पित की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा? तो ब्लेजली के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं, मतलब ब्लेजली के प्रशासन के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ब्लेजली के शासन के 6 वर्षों में कंपनी के कुल व्यय में, ठीक है, 42.5% हिस्सा सेना के लिए था। ठीक है, ब्लेजली ने प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामलों तक सीमित थे। इनका भारतीय शासक परिवारों के व्यावसायिक और सैन्य मामलों से कोई लेना देना नहीं था। तो पहला सही है, बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है। ब्लेजली का शासनकाल कब से कब था? ध्यान रखिए, 1798 से लेकर 1805 तक। द्वारा सहायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम किसके साथ किया गया? तो हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया। ठीक है, कहते किसने कभी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में उसने भी स्वीकार करे, तो होलकर ने नहीं किया था। ठीक है, किसने नहीं किया? होलकर था ना, इसने नहीं किया था। सबसे पहले किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने इसे स्वीकार किया था। इस तरह ब्लेजली के पूर्व कंपनी का उद्देश्य केवल व्यावसायिक हितों को साधना था, लेकिन ब्लेजली के काल में प्रशासनिक उपाय केवल कंपनी के मामलों तक सीमित नहीं थे, वरन यह भारतीय शासकों के सैन्य एवं अन्य मामलों में हस्तक्षेप भी कर रहा था। ब्लेजली के शासन में कंपनी का कुल व्यय में, ठीक है, 42.8% हिस्सा जो था सेना के लिए था। मतलब टोटल एक्सपेंसेस जो थे 100 रुपया में से समझे ना, 43 रुपया जो था अप्रॉक्स सेना के लिए खर्च करते थे। ब्लेजली के प्रसारवादी रवैये के सैन्य खर्चों को बढ़ा दिया। इसी समय नेपोलियन ने आक्रमण का भी भय था, क्योंकि नेपोलियन इसी समय बन चुका था। 1804 में नेपोलियन सम्राट बना था फ्रांस का, पता ना, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना था। ठीक है, जिसे रोकने के लिए उसने सहायक संधि का प्रयोग किया। अच्छा, एक कथन की बात करेंगे, सही है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूरोप साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किसने एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो आईएएस में पूछा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? ब्लेजली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के साथ सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य सिंपल था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमणशील राज्यों की सुरक्षा करना, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक प्राप्त करना, ऐसा नहीं था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को क्या करना? स्थापित करना था। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हेस्टिंग्स मराठों को समाप्त करना चाहता था, तो वह राजपूत रियासतों को अपना मित्र तथा मराठों को प्राकृतिक शत्रु मानता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बताना, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो अवध का नवाब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहले तो अवध के नवाब के साथ मतलब क्या किया? सहायक संधि किया गया। अवध के राज्यों को 1856 में हड़प लिया गया। कब हड़प लिया गया? तो 1856 था ना, 1856 में हड़प लिया गया। ठीक है, इनके साथ संधि किया गया 1765 में संधि किया गया था। ठीक है, 1856 में हड़प लिया गया था। ठीक है, देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई। जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया, तो इलाहाबाद की संधि थी। अवध के नवाब ने एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। ब्लेजली ने सहायक संधि को अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का साधन बताया। ब्लेजली द्वारा विकसित सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य की बात करेंगे तो हैदराबाद के शासक के तौर पर अवध का नवाब। ठीक है, अगर पूछा जाएगा सहायक संधि जैसा ही प्रयोग भारत में पहले भी हो चुका था, ब्लेजली से आने से पहले, तो किसने किया था? जिसने छोटे स्तर पर इसका प्रयोग किया था? डुप्लेक्स। हाँ, डुप्ले ने प्रयोग किया था, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, लेकिन व्यापक स्तर पे इसका प्रयोग में कौन लाता है? तो ब्लेजली लाता है। ठीक है, अब आते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने पहला भारतीय शासक कौन था? तो क्या बताओगे? अवध का नवाब। लेकिन पहला भारतीय राज्य कौन था? तो क्या बताएंगे? तो हैदराबाद का निजाम। ठीक है, मतलब हैदराबाद राज्य था। ठीक है, ध्यान में रखना। निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी, अभी जस्ट मैंने ऊपर में चर्चा किया था, बता दीजिए किसने नहीं किया था? किसने किया था? होलकरों ने। ठीक है, इंदौर के होलकरों ने नहीं स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए अब हम तो सहायक संधि के ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सहायक संधि को स्वीकारा, ठीक है, हैदराबाद जो था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1798 और 1800 के बाद हैदराबाद ने स्वीकारा था। मैसूर की बात करेंगे तो 1799, तो मैसूर को तो स्वीकारना ही नहीं पाया, टीपू को ब्लेजली पराजित करवाया। ठीक है, हालांकि ब्लेजली लीड नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नर वही था। तो 1799 टीपू मारा गया और मैसूर के साथ वाडियार वंश को स्थापित फिर से कर दिया गया और वहां पे सहायक संधि थोप दी गई। तंजौर के साथ भी 1899 हुआ था। अवध के साथ की बात करेंगे तो 1801 में हुआ था, अवध राज्य के साथ, लेकिन अवध के सम्राट के साथ 1765 में ही हो गया था। ठीक है, पेशवा के साथ 1802 में हुआ था। बस इनके संधि होता है ना, उसी के साथ पेशवा के साथ संधि होता है। बरार के भोसले के साथ 3 में हुआ था। सिंधिया के साथ 4 में हुआ था।
होलकर, उदयपुर, बूंदी, भतरपुर इन सब के साथ भी हुआ था। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी, लेकिन बाद में ये भी करता है कि कहीं भी देखा उसे लिया है, किया था, ठीक है, लेकिन वेलेस्ली के शासनकाल में तो नहीं किया था। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे? तो क्या बताएंगे? तो आपका कौन हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित राजपूत राजाओं में कौन सा प्रथम संधि जो ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आ गया? तो निम्नलिखित राजपूत राज्यों में थे, राजपूत राज्यों में जोधपुर सबसे पहले आते, क्योंकि जोधपुर ने कब किया था? तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे जोधपुर, जोधपुर का दिया है क्या? या 1805 के आसपास किया होगा, 4-5 में, ठीक है। तो जोधपुर जो था राजपूत राज्यों में सबसे पहले किसने किया? जोधपुर ने किया था, ठीक है। बताना, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये बसिन की संधि होती है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की बात करेंगे, यही था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यही पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र जो था ना, नाना साहब थे, इनको निर्वासित जीवन जीने के लिए पेंशन देकर कहाँ पे भेजा? बिठूर भेज दिया गया था, ठीक है, बिठूर कानपुर के पास भेज दिया जाता था। इन्हीं का जो दत्तक पुत्र जो थे, क्या नाम था उनका? नाना साहब, ठीक है। ये 1857 के क्रांति में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। पूना का पेशवा थे, बड़ौदा का गायकवाड़ थे, ग्वालियर का सिंधिया था, इंदौर का होलकर, नागपुर के क्या थे? भोसले थे। पेशवा इस महासंघ का नाम मात्र का प्रमुख था। ये सभी सरदार आपसी झगड़ों में कटमर रहे थे और बढ़ते हुए अंग्रेजों के खतरे से बेखबर थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के आगे सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूरदर्शी नाना फडणवीस इस जाल से फंसने से इनकार कर। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखें, पूछा जाता है। नाना फडणवीस को क्या बोलते हैं? मराठों का मैकियावेली, ठीक है, ध्यान रखें, बहुत इन्होंने संभाल के रखा था, ठीक है। लेकिन 25 अक्टूबर 1802 का दीपावली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को हरा दिया, ठीक है। और कायर पेशवा भागकर बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बॉम्बे पहुंचता है और अंग्रेजों की शरण लिया। अब बदले में क्या कर लिया? बसिन की संधि कर लिया। तो कहते हैं मराठों के ऊपर बाजीराव द्वितीय की बात करें तो कलंक माना जाता है, ठीक है। 1802 में बसिन की संधि के साथ ही सहायक संधि मतलब क्या होता है? हो जाता है। उसके बाद फिर ये लड़ाई भी लड़ते हैं, ठीक है। 1817-18 में फिर लड़ाई लगेंगे, लेकिन 1818 में मराठा एम्पायर को पूरी तरीके से क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाता है। मराठा एम्पायर पूरी तरीके से वैसे देखेंगे तो 1802 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त किया गया था 1818 में। जैसे अगर बोलेंगे मुगल एम्पायर को कब समाप्त कर दिया गया, मतलब उसके बाद कोई मराठा शासक नहीं हुआ, भले ही नाम मात्र का भी नहीं हुआ, तो 1818 में, जैसे मुगल में 1858 के बाद कोई भी मतलब मुगल शासक नहीं होता, ठीक है। तो मराठा एम्पायर को 1818 में पूरी तरीके से क्या किया गया था? तो समाप्त कर दिया गया था, इतना आपको ध्यान में रखना है। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो कलकत्ता में इसलिए की थी, जो अधिकारी जो वहां से जो पढ़ कर आते थे ना, तो उनको देसी भाषा में, मतलब यहाँ के लिए तो आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज चाहिए ना, तो उनको मतलब क्या करते थे? यहाँ पे प्रशिक्षित करते थे, संस्कृत सिखाते थे, फारसी सिखाते थे, ताकि यहाँ पे वो कर सके, काम कर सके। लेकिन जो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ना, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, इसके लिए तैयार नहीं हुआ, बाद में इसको शिफ्ट करना पड़ा लंदन में, ठीक है। तो 1800 में आप देखोगे तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पे खुला था, लेकिन बाद में ये शिफ्ट हो जाता लंदन में, ठीक है। कहाँ पे था? तो हुगली नदी के तट पे था, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे स्थानीय भारतीय भाषाओं तथा भारत की ज्ञान मीमांस, व्याकरण, संस्कृति, धार्मिक ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करता था। अब देखिए आईपीएस ऑफिसर जो बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस की बात करें तो किन्हीं को चीन में भेजा जाता है, किन्हीं को ईरान में भेजते हैं, किन्हीं को मान लीजिए किसे क्या बोलते हैं उनको, इराक में भेज दिया, सऊदी अरब में भेज दिया, तो क्या उनको ऐसा ही भेज देते हैं क्या? उनके बाजाप्ते के साथ उनकी ट्रेनिंग होती है 2 साल 3 साल की, से चलो ये व्यक्ति मिडिल ईस्ट को देखेगा, ये व्यक्ति चाइना को देखेगा, उनको भाषा को सिखाया जाता है, तब जाके उनको भेजा जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं भेज दिया जाता है। तो उसी तरह से उस समय भी जो वहां से जो अधिकारी जो आते थे, तो उनको मतलब भारतीय भाषा को ट्रेनिंग देने के लिए क्या था, तो 1800 ईस्वी में आप देखोगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ठीक है, हुगली नदी के पूर्वी तट पे, ठीक है, वेलेस्ली ने किया था। बेल्लौर के विद्रोह की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो 1806 में हुआ था, ठीक है, बेल्लौर का विद्रोह। अब देख लीजिए कौन था उस समय, ठीक है। तो क्या था? बार्लो के समय में हुआ था। किसके बोले? सर जो बार्लो के समय में हुआ था, ठीक है, 1806 में हुआ था। कुछ समय के लिए ये व्यक्ति बना था 1806 में, ठीक है। ये जो हुआ था ना, बेल्लौर का जो विद्रोह जो हुआ था, तो बेल्लौर के विद्रोह की बात करेंगे तो बेल्लौर का विद्रोह जो हुआ था 1806 में हुआ था। एक्चुअली में बेल्लौर में जो था ना, वहां पे टीटू का बेटा ने क्या किया था, कुछ सैनिकों को भड़का दिया था, ठीक है। वो जातीय चिन्ह वगैरह लगाने के लिए कुछ सैनिक जो थे भड़के हुए थे, इसीलिए क्या होता है, बेल्लौर का विद्रोह होता है, ठीक है। और वहां पे आप देखोगे तो विद्रोह थोड़ा ही समय के लिए, मतलब ये शुरू में, मतलब सुबह में शुरू हुआ और रात तक मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है।
लेकिन काफी हिंसक विद्रोह था। तो 1806 में कहाँ पे होता है? बेल्लौर में होता है। बेल्लौर आपका कर्नाटक में पड़ता है। अंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो देखेंगे ये 1814 से लेके 1816 तक होता है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे। वारेन हेस्टिंग्स नहीं, कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 1814 से लेकर 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, ठीक है, 1813 से लेकर 23 तक उनका काल था। नेपाल युद्ध हुआ, अंगल नेपाल युद्ध हुआ। 1816 में एक संधि होती है सगौली की संधि, ठीक है, जिसको ट्रीटी ऑफ सुगौली भी कहते हैं। इस सुगौली की बात करेंगे तो मोतिहारी, जहाँ वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में एक जगह सुगौली, वहां पे एक संधि होती है। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश एम्पायर को बड़ा फायदा होता है। अभी आप शिमला जाते हैं घूमने, मसूरी जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, रानी खाट जाते हैं, लॉन्च डाउन जो जाते हैं घूमने ठंडा के टाइम में। हाँ हाँ, ईस्ट में है। सॉरी, ईस्ट मोतिहारी किसमें पड़ता है सर? अरे मोतिहारी किधर है, ईस्ट में कि वेस्ट में? मोतिहारी ईस्ट में सर। हाँ, तो सुगौली में तो रहा हुआ हूँ, ठीक है, और सुगौली मोतिहारी से 4 से 5 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है ना, उतना भी नहीं है, 20 किलोमीटर होगा। जलेबी बड़ा फेमस है यहाँ का, नहीं? जलेबी बहुत सुगौली का प्रसिद्ध। हाँ, 20 किलोमीटर है सुगौली मोतिहारी से। अच्छा, हाँ, उस समय मुझे याद है, मैं बचपन था, मेरे मामा जी रहते थे, कहाँ पे रहते? मोतिहारी, सुगौली में ही रहते थे। तो हम लोग मोतिहारी से जाते थे, तो उस समय 10 रुपया की 5 रुपया किराया लेता था, बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। ठीक है, तो इतना मुझे ध्यान है थोड़ा थोड़ा, तो 2-4 बार मैं गया हूँ। तो यहाँ पे सुगौली की संधि होती है बेतिया के लिए और एक रक्सौल के लिए। हाँ, रक्सौल वहां से भी पास है। रक्सौल जो होता है नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। बीरगंज नाम का एक जगह पड़ता है ना, तो रक्सौल के साथ ही बॉर्डर लगाती है। ठीक है, वो सब जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जितना भी मतलब जो था ना, हिली एरिया जो था, ठीक है, सब कुछ मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर को मिल गया। और ब्रिटिश एम्पायर ने नेपाल के राजधानी काठमांडू में एक रेजिडेंट को भी रख दिया। ठीक है, इस संधि के परिणाम स्वरूप गढ़वाल, कुमायूं और तराई के भूप्रदेश अंग्रेजों को मिले। नेपाल ने सिक्किम से अपना अधिकार छोड़ दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजों ने क्या किया, काठमांडू में एक रेजिडेंट भी रख दिया। इसमें अंग्रेजों को शिमला मिल जाता है, मसूरी मिल जाता है, अल्मोड़ा मिल जाता है, रानीखेत मिल जाता है, लैंसडाउन मिल जाता है, नैनीताल भी मिल जाता है। तो बहुत सारे पहाड़ी शहर मिल गए। ठीक है, इसी समय के विवाद जो है, इसी समय का विवाद अभी तक एक विवाद चला रहा है, जो कि आपको उत्तराखंड में विवाद है। कौन सा विवाद है? काला पानी, ठीक है, काला पानी लिपू लेक विवाद। ठीक है, लिपू लेक है ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लिपू लेक कुछ है, वही काला पानी वाला विवाद जो है उसी समय का विवाद है। ठीक है, तो बताना सुगौली की संधि, हाँ, सुगौली की संधि कब हुई? तो 1800, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, वहां पे वीर सिंह थापा थे। कितना क्वेश्चन है, बहुत है क्या? तो खत्म करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा इसको। 50% तक छोड़ दीजिएगा सर। 50 कितना पे पहुंच गए हम लोग? 43, 38 पे पहुंच गए। ठीक है, करवा देता हूँ 50, आप लोग बोल रहे तो करवा देता हूँ। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तब गवर्नर जनरल लग गया तो बता ही सकते क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक हो जाएगा क्या? विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 1833 में जो एक्ट जो आता है, उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था, उसका पुनः नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, तो भारत का गवर्नर केवल नाम के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी जो अलग दूसरे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल था, सबको इसके अधीन कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस पद के मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या था, रिपोर्ट करना था। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारियों का संबंध ठगी के दमन से था। किसने ठगी का दमन किया था? स्लीमेन ने किया था। ठीक है, स्लीमेन ने की सहायता किसने की थी? तो विलियम बेंटिक की सहायता स्लीमेन ने की थी ठगी को दमन करने के लिए। ठीक है, और ठग भी उस समय का ऐसा वैसा नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसा ठग था जिसने लगभग 200, 150, 300 लोगों की हत्या कर रखी थी। ठीक है, वो लोग ठगी करते थे और ठगी करने के बाद हत्या कर देते थे। ठीक है, मतलब क्या होता था, भयंकर ठगी होता था उस समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या था यहाँ पे, तो स्थानीय रियासतों को भी इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। उसने लगभग 1500 ठगी को बंदी बना लिया। अनेक ठगी को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित किया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। ठीक है, तो कुशासन के आधार पर आपका मैसूर का भी विलय किया गया था, और कुशासन के आधार पे किसका, अवध का भी विलय किया गया था। अवध का विलय कुशासन के आधार पर किसके समय में हुआ था? डलहौसी।
डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे विलियम बेंटिक के शासनकाल में मैसूर के कुशासन के आधार पे विलय हो जाता है, ठीक है। तथा कथित कुशासन के आधार पे किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधीन कर ले लिया? तो विलियम बेंटिक। किसने लिया? विलियम बेंटिक ने ले लिया था, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तो क्या बताएंगे? विलियम बेंटिक। सब बीपीएससी में प्रश्न पूछे हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, खूब पूछता है इस तरह के प्रश्न। बेंटिक ने पार्चा निरंकुशतावाद, ठीक है, ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी, ठीक है। किसने? तो किसने? तो ध्यान में रखना है, लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। अब क्या था ना, आप यहाँ पे आंग्ल प्राच्यवाद विवाद निकल कर आता है। मतलब कुछ लोगों का मानना था कि भारत में जो आप शिक्षा दे रहे हो भारतीय भाषाओं में दे, और कुछ लोगों का कहना था नहीं, भारत में जो शिक्षा दे रहा है वो किस भाषा में? पश्चिमी भाषा में होना चाहिए। इसी को लेकर विवाद निकल कर आता है। ये मैकाले जो था वो पश्चिमी भाषा का समर्थक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो विलियम बेंटिक ने 1828 में लॉर्ड एमहर्स्ट का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। बेंटिक एक कट्टर उदारवादी था और वह उन्हीं आदर्शों से प्रेरित था जिनसे इंग्लैंड में सुधारों का युग का सूत्रपात हुआ। लॉर्ड मैकाले के प्रशंसात्मक शब्दों में जो कलकत्ते में उसकी प्रतिमा पर खुदे थे, बेंटिक एक प्राचार्य स्वेच्छाचारिता में अंग्रेजी स्वतंत्रता की भावना से भर दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चार्ल्स मेटकॉफ इन दिनों भारत का गवर्नर जनरल रहा था। कब से कब? 35 से लेकर 36 तक, बहुत कम समय के लिए लगता, लेकिन भारतीय प्रेस का उदारक माना जाता है क्योंकि प्रेस के ऊपर इसने क्या थे? प्रतिबंध को हटा दिया था, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद 1835-36 तक भारत का स्थानापन्न गवर्नर रहा, मतलब कम समय के लिए रहा। उसने भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिए। इससे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसी के समय आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी थी। मेटकॉफ ने कहा था भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, ठीक है। तो इसी के समय आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी थी। तो प्रेसिडेंसी कौन कौन था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, बंबई प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। एक नया प्रेसिडेंसी कौन बन जाता है? आगरा भी प्रेसिडेंसी बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखें, मेटकॉफ के समय बना था। निम्न में से किसे? इसीलिए आप जब हाईकोर्ट का जब स्थापना होने के बाद जब आता है ना, तो कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में 62 में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो एक अगला प्रेसिडेंसी आगरा में भी हाईकोर्ट स्थापना किया जाता है 1866 में, ठीक है। लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 75 में इसको इलाहाबाद में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आगरा में प्रेसिडेंसी बनी थी, तो उसी को देखते हुए इसमें भी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में, ठीक है। बाकी सब जगह 1862 में, यहाँ पे 1866। तो आगरा भी प्रेसिडेंसी थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाचार पत्रों का कठोर नियंत्रण से मुक्त कर दिया? तो मेटकॉफ ने मुक्त कर दिया था। इसलिए भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता के तौर पर भी इनको हम लोग जानते हैं। बताना है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो किसने बोला था? तो मेटकॉफ ने बोला था। किसने बोला था? मेटकॉफ ने बोला था, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे किस गवर्नर जनरल के, हाँ, किस गवर्नर के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पे विजय प्राप्त किया था? सिंध पे विजय एलन बरो ने। इसके समय जो भी घटना हुआ ना, सब 1843 के आसपास ही होगा, ठीक है। सब ज्यादातर घटना का इसका आंसर 1843 होता है। लॉर्ड एलन बरो ने कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। 1882 में एलन बरो भारत के गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त हुआ। एलन बरो ने चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिमेंट नियुक्त किया था। उसे असैनिक तथा सैनिक शक्ति का अधिकार भी दिया, दोनों पावर था उसके पास। नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध के उत्तराधिकारी संघर्ष को फायदा उठाकर सिंध पर पुनः ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया। एलन बरो के काल में 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया था, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। रविवार की छुट्टी 1833 में होती है। दास प्रथा की समाप्त 1833 में, सिंध विजय 1843 में होता है, ठीक है। सब 1843 में हुआ था। नेपियर ने कहा था से सिंध विजय, ठीक है, करना एक दुराचारी काम है, ठीक है। मानता हूं ये बहुत ही गलत काम है, लेकिन फिर भी मैं इसे करूंगा, ठीक है। नेपियर का स्टेटमेंट है सिंध विजय के संदर्भ में, ठीक है। चार्ल्स नेपियर, ठीक है, नाम इंपोर्टेंट। एक जगह और भी कहीं पे नेपियर का नाम आता है, कहाँ पे आता है भूल रहा हूँ, लेकिन नेपियर का नाम एक जगह पे कहीं पे आएगा। कहाँ पे आता है? चलिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत का दास प्रथा को समाप्त किया? तो एलन बरो ने किया, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एक्सनेशन ऑफ सिंध? ठीक है, सिंध का एक्सनेशन किसके समय में किया गया था? तो एलन बरो के समय में, ठीक है, ध्यान में रखना। लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा जोरी गवर्नर जनरल घटना से सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय रेगुलेटरी एक्ट नहीं था, ठीक है। लॉर्ड विलेजी स्थायी बंदोबस्त से नहीं था। लॉर्ड एडनबरो की बात करेंगे तो सिंध विजय से संबंधित है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध से नहीं था, ठीक है। चलिए, जेम्स एंड्रू रामसे, ठीक है, किस गवर्नर डलहौजी का नाम था? ठीक है, बड़ा सुंदर नाम है, जेम्स
एंड्रू रैमजे, ठीक है, किसका नाम था, डलहौजी का नाम था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग यहीं से क्लास को करेंगे, पूरे 1 घंटा से अधिक की क्लास हो गई। अब बहुत पास हम लोग पहुंच चुके हैं, तो मतलब समझे 100 पेज ही आपका बाकी है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक MCQ को करवाया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 12 बजे वाला क्लास आज अरे आज वो क्या था ना, वो कोई फेस्टिवल था, वो रांची में क्या करते हैं, जब भी फेस्टिवल होता है ना वो लाइट काट देता है वो। हाँ हाँ मुहर्रम है, मुहर्रम। हाँ, तो लाइट काट देता है।